नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के योग और जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं अनुरिता सक्सेना। ऐसा माना जाता है कि योग विद्या जो है वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी है हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति। और ऐसा भी माना जाता है कि योग विद्या की शुरुआत भगवान शंकर ने की थी और उन्होंने ही इस विद्या को योगी और मुनियों को सिखाया। और इन्हीं योगी मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत इस विद्या को अपने शिष्यों को सिखाया और सदियों तक इस विद्या को जीवित रखा। वैसे तो योग विद्या जो है उसको हजारों साल से अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके प्रमाणिक चित्र और ग्रंथ जो हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में और वेद पुराणों में मिलते हैं। वेद पुराणों में जगह जगह पर इस विद्या का जिक्र था और इसको एक जगह इकट्ठा जो है वो पतंजलि ने किया अपने योग सूत्र में। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को अच्छा रखने के लिए योगाभ्यास करना अति आवश्यक है और ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसी विषय पर हम आज अपने इस कार्यक्रम में बातचीत करने जा रहे हैं और इसमें हमको जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया हुआ है श्री राजेश कुमार शर्मा जी को, जो कि हिमाचल प्रदेश युवा राज्य प्रभारी हैं पतंजलि योग पीठ के युवा भारत के। तो राजेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपकी जो दी हुई जानकारी है वो हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी, ये मुझे अभी से पता है। बहुत धन्यवाद जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि जो ये युवा भारत है पतंजलि का, उसका कार्य क्षेत्र क्या है? युवा भारत का काम जैसे कि बच्चों को योग सिखाना, स्कूलों में जाना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना। आपको पता है कि आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में सभी स्ट्रेस है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री कराना ताकि वो अच्छे कार्य में जाए, बुरे कार्य ना करें और उनको योग के लिए प्रेरित करना। युवाओं को चाहिए कि हर रोज़ सुबह आधा घंटा अपनी जितनी भाग दौड़ भरी लाइफ है उसको निकाल कर आधा घंटा भी योग किया, कसरत किए तो वो भी उसके लिए पूरा दिन एक सजीवनी बट्टी के रूप में काम करेगा। राजेश जी, अक्सर युवाओं को मैंने ये कहते सुना है कि भाई बहुत थक गए, कि हमारे पास पढ़ाई बहुत है, या फिर अगर वो नौकरी करते हैं तो हमारे पास नौकरी बहुत है, और जो महिलाएं हैं वो कहती है कि घर गृहस्थी का काम बहुत है, तो अब योग के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए समय कैसे निकालें? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि है थकावट हो जाती है, थकावट को ख़त्म करने के लिए योग ही एकमात्र सहारा है। और चीज़ों से हम थक जाते हैं, लेकिन योग एक ऐसी क्रिया है, इससे हम थकते नहीं, इससे हमारा शरीर एनर्जाइज होता है और अच्छे कार्यों में लगता है और शरीर में पूरी एनर्जी आ जाती है। स्फूर्ति जिसे कहते हैं, स्फूर्ति, जिसको स्फूर्ति आती है वो उसमें आ जाती है जी। तो मतलब युवाओं को ये समझना होगा कि अगर वो अपने रोजमर्रा के दिनचर्या से अगर आधे घंटे अपने लिए निकाल लें तो कार्य करने की क्षमता भी उनकी बढ़ेगी और वो ज्यादा खुश प्रसन्न रहेंगे। 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ेगी जी, पूरी एनर्जी आ जाएगी। हाँ, तो मतलब एनर्जी से काम करेंगे। बिल्कुल एनर्जी से। ये बताएं राजेश जी कि योग के अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि 3 या 4 मेन इंपॉर्टेंट जो फायदे हैं जैसे आपने बताया, तो अगर हम उसको पॉइंट्स वाइज कहना चाहें तो क्या होंगे? एक तो योग से सबसे बड़ी बात है कि हम टेंशन से दूर रहते हैं, टेंशन मुक्त जिसको बोलते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। और आजकल के जीवन में तो टेंशन बहुत है, रिटेंशन हो जाते हैं, हम पूरे रिटेंशन होते हैं और सांस को हम अच्छी तरह से लेते हैं, गुड फीलिंग करते हैं। अगर हम सुबह प्राणायाम कर लिया, आसन कर लिए तो पूरा दिन हम अच्छी सांस लेंगे तो गुड फीलिंग होगी और हमें थकावट भी नहीं होगी। योग से हमें थकावट भी नहीं होती है और पूरा दिन हमारा पूरा शरीर अच्छा होता है, दिनचर्या अच्छी होती है। मैंने अक्सर ये सुना है लोगों से जो लोग योगा अभ्यास नहीं करते हैं कि सांस तो हम लेते ही हैं, मतलब हम तो हर वक्त ही सांस लेते हैं, तो योग की जो सांस है उसमें क्या फर्क होता है? एक सामान्य सांस है, योग की सांस है। योग करने से जो हमने सांस ले ली योग करने के बाद, एक तो हमारे शरीर में पूरी एनर्जी आ जाती है। योग करने से जो हमारे शरीर में रोग है सभी समाप्त हो जाते हैं। सुबह सुबह ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होता है, वातावरण शुद्ध होता है। अगर सुबह सुबह हम पूरी ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा शरीर पूरा दिन एनर्जी से ओतप्रोत हो जाता है। यानी कि एक हो गई सामान्य सांस और एक हो गई यौगिक ऊर्जा देने वाली सांस।
और एक आप कुछ और कह रहे थे कि योग करने से हमारी सांस कैसे लेते हैं वो, और हमारे अंग प्रत्यंग जो हैं वो। जी हाँ, अंग प्रत्यंग जो हमारे सूक्ष्म सूक्ष्म से अंग प्रत्यंग है उनमें भी पूरी एनर्जी के साथ हमारा ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा शरीर पूरा एनर्जाइज हो जाता है, अच्छा होता है हमारा शरीर। तो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पे आते हैं। तो आप ये बताइए कि योग से हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए? आजकल आपको पता ही है 2 साल हमारे कोरोना में बीत गए। कोरोना काल में मैक्सिमम जो भी योग नहीं करता है वो भी सुबह सुबह जल्दी उठता है, 4 बजे उठते हैं या चलते हैं या फिर योग करते हैं या घर में ही योग करते हैं, और उनको पता है कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना है। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हमारे शरीर में कोई बाहरी अटैक ना करे। बैक्टीरिया वायरस को रोकता है इम्यूनो सिस्टम। इसके लिए हमारा जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया उसको फिर जल्दी से जल्दी बीमारी आ जाती है, दूसरे रोग लग जाते हैं, इन्फेक्शन आ जाती है फिर हर एक तरह से। जी हाँ जी। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है? उसके लिए हमने आसन करने, हमने प्राणायाम करना है, और अपने खान पान का डाइट बैलेंस रखना है, हमने कब खाना है, क्या करना है, किस तरह से। तो राजेश जी, क्यों ना अपने दर्शकों को आज हम कुछ अच्छे आसन जो उनको रोज करने चाहिए वो दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में राजेश राक्टा जी भी आए हुए हैं, जो कि हमीरपुर के HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी में योगा टीचर के रूप में कार्यरत हैं। तो आज इत्तेफाक ऐसा है कि आज हमारे विशेषज्ञ भी जो हैं वो राजेश जी हैं, और हमारे डेमोन्स्ट्रेटर जो हैं वो भी राजेश जी हैं। तो आप लोग दोनों लोग मिलके हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से वो आसान से आसन हैं जो वो रोज कर सकते हैं। ठीक है। कौन से आसन से हम लोग शुरुआत करेंगे? शुरुआत करेंगे हम खड़े होके ताड़ासन जी। और ताड़ासन में सबसे पहले हम खड़े होंगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाना है हमने, धीरे धीरे ऊपर, और हाथों को हमने खींचना है, एक दूसरे को खींचना है और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से खुद पता लगता है, योग करने से होगा, देखने से नहीं होगा, ना सुनने से होगा, कहाँ कहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है। इससे हमारे पंजों से लेकर सिर तक स्ट्रेस पड़ रहा है। इससे हमारी बैलेंसिंग बॉडी बनती है, शरीर आकर्षित होता है, अच्छा होता है, फिगर अच्छा बनता है। सभी को आज के समय में फिगर अच्छा चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे को योग भी करना पड़ेगा। इसके लिए ताड़ासन है, जिसकी हाइट कम है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हम गंभीर बनेंगे, सही में बनेंगे। तो ये जो ताड़ आसन है, इसको करते वक्त जैसे आपने कहा कि खिंचन महसूस होती है, तो कोई पूरे शरीर में खिंचन होती है या कहीं कोई एक पर्टिकुलर जगह? पूरे शरीर में, हमारे पूरे बॉडी के जो पीछे वाली बॉडी है, हमारी कमर में स्ट्रेस होती है और पूरे गर्दन में स्ट्रेस पड़ती है, क्योंकि कोरोना काल में मैक्सिमम जो हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट है सारा हमारा मोबाइल में रहा हुआ है। मोबाइल से हमारे जिसको बोलते हैं कंधे दुखने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते। राजेश जी, ये भी बताएं कि हर आसन जो है वो कितनी दफा करना चाहिए? हर आसन हमने 2 से 3 बार कर लिया, मतलब रिपीट करना चाहिए। रिपीट करना चाहिए, वो हमें को धीरे धीरे करना चाहिए। जी। अच्छा, ताड़ आसन के बाद कौन सा आसन फिर? ताड़ आसन के बाद करेंगे हम अर्धचक्रासन, जिसको अर्धचंद्रासन बोलते हैं। चांद की तरह हम बिल्कुल शांत होंगे, शीतल होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, अच्छे रहेंगे हम। इस तरह से ना अर्धचक्रासन, धीरे धीरे हम दोनों कमरों में हाथ लगा के धीरे धीरे हम पीछे की तरफ, हाँ पीछे की तरफ जाएंगे। अर्धचंद्रासन की आकृति हमारे शरीर की बन जाएगी। धीरे धीरे हमने रुकना है थोड़ी देर यहाँ पे, श्वास प्रश्वास को हमने नियमित तरीके से चलना है। जो शुरुआती में जो नए साधक है, जो नए योगी है, इस तरह से हमने थोड़ी देर रुकना है। तो मतलब नए योगी और नए जो साधक हैं वो अपने बैलेंस को ज़्यादा अच्छा बना के रखें। थोड़े दिन के बाद फिर वो अपने श्वास को, जैसा आपने कहा कि उस पर ध्यान देना शुरू करें। धीरे धीरे आगे आएंगे जी, धीरे 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 अपने, हमने जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे धीरे करना है हमने। तो इस आसन का मुख्य फायदा क्या है? इसके लिए एक तो हमारी कमर लचीली होती है और गले में प्रेशर पड़ता है, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिसको बोलते हैं ना, सभी आज के समय में स्मार्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए जो ब्लड फ्लो है हमारा सारा शरीर में जाता है, फेस में जाता है। इससे हमारा चेहरे में ओ जाएगा, तेज आएगा, लाली आएगी। और जिसको बोलते हैं कि हमारे फेफड़े भी इससे मजबूत बनेंगे। जी हाँ। अच्छा, अर्धचक्रासन के बाद अब हमको कौन सा आसन करना चाहिए? अर्धचक्रासन के बाद करेंगे हम त्रिकोणासन। जी हाँ जी, त्रिकोणासन करके पाँव को हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना पाँव को 2 से 2.5 फीट के फासले में हम इसको खोलेंगे और राइट साइड से हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर और आसमान की ओर नज़र भी होनी चाहिए हमारी। धीरे धीरे करेंगे, रुकना है थोड़ी देर। जी।
इसको हम करेंगे। तो ये आसन करते वक्त हमारे जो लोग कर रहे हैं साधक, उनको कहाँ पर खिंचन महसूस होगी? उनको खिंचन होगी, एक तो पाँव में खिंचन होगी, दूसरी बात कमर में खिंचाव पड़ेगा, कमर अपनी स्थिति में आ जाएगी जी, कमर का पोस्चर अच्छा होगा जी। हाँ। तो ये दोनों तरफ किया जाता है? दोनों तरफ धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे हाँ, पहले 2 से 3 एक तरफ, हाँ जी, और फिर दूसरी तरफ धीरे धीरे करेंगे जी। इसका फायदा क्या बताया आपने? इस तरह हमारी कमर इससे अच्छी रही है, लचीली रहेगी। जिसकी कमर अच्छी होगी तो उसको बुढ़ापा कम आता है। अच्छा। वो यौवन रहता है हमेशा। मतलब पतली कमर जो हाँ, है पतली वो कमर देखने में भी अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी सेहत होती के लिए है। भी अच्छी होती है जी। अच्छा, इसके बाद हम कौन सा आसन करेंगे? इसके बाद करेंगे हम पाद हस्तासन। जी। पाद होते पाँव, हस्त होते हाथ। जी। हाथों को ऊपर करके धीरे धीरे ऊपर, श्वास भी ऊपर जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमने नीचे का आना है, धरती पर हमने हाथों को लगाना है, थोड़ी देर रुकना है वहाँ पे। जी। पाद हस्तासन। जी। धीरे धीरे। इसका फायदा क्या है? इससे फायदा हमारी कमर भी फ्लेक्सिबल होती है, और जैसे कि नीचे झुकते हैं हम तो पूरा ब्लड फ्लो हमारा फेस में आता है। जी। इम्यूनिटी बूस्ट एक तरह का, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा है, थकावट इससे नहीं होती है। जी। हाँ जी। तो पाद हस्तासन के बाद फिर कौन सा आसन? पाद हस्तासन के बाद हम बैठ जाएंगे, फिर वज्रासन करेंगे। जी। वज्र का मतलब होता है कठोर, इससे हम बिल्कुल मजबूत बनेंगे, शरीर गठा हुआ बनेगा इससे। जी। वज्रासन। जी। खाना खाने के बाद सिर्फ हम एक आसन करते हैं, वज्रासन करेंगे, इससे जो खाना पिया हमारा सारा पच जाता है। जी। राजेश जी, ये भी बताएं कि अक्सर लोगों में ये देखा है कि वो करने को तो योगासन कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी क्रम संख्या को नहीं फॉलो करते हैं। हाँ जी। वो कोई भी आसन किसी के बाद भी कैसे भी कर लेते हैं। तो किस तरह का क्रम फॉलो करना चाहिए योगासन करते हुए? कोशिश है कि खड़े होकर सबसे पहले अभ्यास किया जाए। जी। उसके बाद फिर बैठ के, उसके बाद पेट के बल, उसके बाद पीठ के बल। जी। इस तरह से हम अच्छा, कर सकते हैं। तो एक क्रम फॉलो करना चाहिए। एक क्रम फॉलो करना जी। चाहिए। तो वज्रासन के बाद फिर कौन सा आसन आप बताएंगे? वज्रासन के बाद हम करेंगे भुजंगासन। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छी है, जो कि आज का टॉपिक भी है। भुजंगासन, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, सबल होंगे, श्वास लेने में हमें दिक्कत नहीं होगी। शवासन धीरे धीरे हम ऊपर को आएंगे, हम धीरे धीरे नाभि तक हम सबसे पहले आएंगे, धीरे धीरे करेंगे। नए साधक धीरे धीरे हम इसको अभ्यास को आसानी से करेंगे। जी। सांस इसमें कुछ कैसा? श्वास कोशिश करना है कि श्वास को हमने जब ऊपर हो तो श्वास को रोके रखना है। मतलब जब हम दोनों हाथों के बल अपने शरीर को, अपने ऊपरी शरीर को उठा रहे हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जी। धीरे धीरे हमने वापिस आना है। जी। हाँ जी। तो भुजंगासन का फायदा क्या है? भुजंगासन की हमारा सबसे प्रेशर पड़ता है हमारा पेट में। जी। पेट में हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, सेंसिटिव है, जैसे कि पैंक्रियाज है, लीवर है, स्प्लीन है, उन पर प्रेशर पड़ता है। जी। वो अपने कार्यों में लग जाते हैं, फिर उनमें प्रेशर पड़ता है। सुबह खाली पेट इसको करेंगे तो हमें बहुत से लाभ मिलेंगे। जी। भुजंगासन के बाद कौन सा आसन? भुजंगासन के बाद करेंगे हम नौकासन करेंगे। जी। अपनी स्थिति, हम अपने शरीर की स्थिति हम नौका की तरह बना देंगे। जी। हाँ जी। नौकासन के क्या फायदे हैं? नौकासन सबसे पहले जिसको पीठ में दर्द है वो इसको ना करें। ना करें तो धीरे धीरे करें, ना भी करें तो अच्छी बात है। और धीरे धीरे हम इसको नौकासन में करेंगे। कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। पिंडलियों में प्रेशर पड़ता है, पाँव में प्रेशर पड़ता है। इससे सबसे बड़ी बात है कि इससे भूख अच्छी लगती है। पूरा प्रेशर हमारा ना इसमें पड़ जाता है, दबाव पूरा पेट में पड़ जाता है, पेट पूरा में खिंचाव पड़ जाता है। इसमें नौकासन बहुत ही अच्छा है, सभी इसको नौकासन करें, धीरे धीरे करें। तो नौकासन किस तरह से करना है, जैसे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो आप एक्सप्लेन भी करेंगे? बिल्कुल जी। नौकासन करेंगे, सबसे पहले हमने पाँव को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे हमने पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। उसके बाद थोड़ा सा हमने गर्दन को भी थोड़ा सा उठाना है। शुरुआत में सिर्फ इतना उठाना है हमने। धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, तो इसको हमने बिल्कुल कोशिश करना है कि पूरे अपने नौ की तरह बनाना है। जैसे कि हमारी नौका होती है उसकी तरह हमने इसको अपने शेप देने अपनी बॉडी को। जी। अच्छी बॉडी लगती है इस तरह से। जी। तो अब नौकासन के बाद फिर आप नौकासन के बाद ये होगा, उसके बाद स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा योग निद्रा। जी। योग निद्रा तो वैसे हम 45 मिनट कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जिसको नींद नहीं आती है, जिसको भूलने की क्षमता रहती है, जो गुस्सा रहता है, जिसको हाइपरटेंशन होती है, उसके लिए योग निद्रा शवासन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। जिससे बिल्कुल कूल एंड काम हो जाता है हमारा शरीर। तो योग निद्रा किस तरह से करनी चाहिए? योग निद्रा हमने पाँव में थोड़ा सा फासला और हाथ पूरा ऊपर आसमान के ऊपर, हथेलियाँ ऊपर, आंखें बंद, और धीरे धीरे हमने श्वास को लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास को लेना है, छोड़ना है। कोशिश करना है कि हमने
100 से हमने उल्टी गिनती शुरू करनी है। मतलब हमने रिलैक्स करना है, जैसे कि बोल दिया थी ओम 100, ओम 99, इस तरह से कर दिया तो आपको नींद आ जाएगी। आप 50 तक आप भूल जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो जिनको अगर रात को भी नींद नहीं आती है उसके तो लिए वो बहुत ही अच्छा योग निद्रा बहुत ही अच्छी है जी, स्ट्रेस फ्री है जी। तो ये तो हो गए आसन के बाद। ये जो हमने आसन करे हैं, ये थोड़े से आसन आपने दिखाए हैं। हमारे साधक जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार और क्षमता अनुसार इसमें और भी आसन वैसे तो जोड़ आसन, सकते हैं। आसन बहुत है और कर सकते हैं हम। हाँ, बट ये आपने जो सबसे ज्यादा फायदे देने वाले आसन है उसकी बात की। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो आप कुछ प्राणायाम के बारे में। उसके बाद प्राणायाम हम बिल्कुल आसानी से बैठेंगे। हम सुखासन में बैठ सकते हैं। हम जैसा कि भाई सुखासन में बैठेंगे, अभी सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में, कुर्सी में भी बैठ सकते हैं हम, जैसे हम आप लोग कर बैठ सकते हैं। तो हम आराम से कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छा हमारा प्राणायाम है। प्राणायाम में सबसे पहले ध्यान मुद्रा में हाथ ऊपर और बढ़िया स्थिति, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे श्वास को हमने ऊपर लेना है। श्वास ले लिया भस्त्रिका, धीरे धीरे हमने श्वास को नीचे लेना है। कम से कम एक पोस्चर हमारा 20 काउंटिंग करनी है हमने। धीरे धीरे हमने फिर रिलैक्स होना है। इस तरह से ध्यान मुद्रा में। सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑर्गन तक इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे अंग प्रत्यंग। जो इंटरनल ऑर्गन है हमारा, जो प्राणायाम हमारा, जो हमारा जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से बनाता है। यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग तक भी पहुंचेगी जब हम आराम से बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम धीरे डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग, मतलब कॉन्शियस आंख बंद करके, आंखें बंद करके। जी, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। टेंशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका को कितनी दफा करना चाहिए राजेश? भस्त्रिका प्राणायाम हम 20 राउंड में हम एक कर सकते हैं। दो या तीन राउंड, तीन राउंड कर लिए तो 60 बार हो गया हमारा। अच्छा हो गया। भस्त्रिका के बाद हमारा कपाल भाती। जी, कपाल भाती में भी इस तरह से रहना। हमने कपाल भाती में कोशिश करना कि हमने वायु मुद्रा में हमने अपने इस तरह से हमने बना देना। वायु मुद्रा में इस तरह से पेट को हमने क्या करना है, स्ट्रेस करना है। श्वास हमने बाहर निकालना है हमने नासिका से, इस तरह से धीरे धीरे। पर उसको वो करे जैसे कि माता बहनें के मासिक धर्म में ना करें, जिसका ऑपरेशन हुआ है 6 माह तक इसको ना करें, इसको कपाल भाती प्राणायाम को, तो अच्छा रहेगा जी। इसे खाना पीना सब पच जाता है, अच्छा रहता है। हम जैसे बाहर से नहाते हैं और इस तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन भी अंदर से समेत नहा रहे हैं अंदर से, इस तरह से। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि योग वो लोग करें और उतना करें जो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर कोई भी आसन करते वक्त या प्राणायाम करते वक्त आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप उसको ना करें, है ना। और कोई एक्सपर्ट जो आपके अगल बगल हो उनसे चर्चा करें, एक्सपर्ट के अनुसार ही सारा कार्य करें। जी, पूछ के ही करें। तो कपाल भाती का तो आपने बता दिया। अब कपाल भाती के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? कपाल भाती के बाद हम उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। इसको उज्जाई प्राणायाम गले के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। थायराइड की समस्या सभी को हो रही है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, इसके लिए थायराइड के लिए थायराइड ग्रंथि है और उसके लिए बहुत ही अच्छा, जैसे कि भाई कर रहा है थायराइड, इसके लिए श्वास को ऊपर लेके खिंचाव करना है अपने गले में, गले में फील हो यहाँ पर एकदम। जी, थोड़ी देर रुकना है, धीरे धीरे श्वास को लेना है, पूरा आनंद आता है इससे। एक दफा और करके दिखाएं आप हमारे दर्शकों को। जितना आप ले सकते हैं उतना करना है। शुरुआत में जितना ले सकते हैं, उसके बाद अभ्यास बन जाएगा। जी, तो ये कितनी दफा करना चाहिए उज्जाई सांस भी? 5 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। हम 5 बार से शुरू करके धीरे धीरे अपना क्रम अधिक फलम जितना करेंगे उतना इसका होगा, अच्छा होगा। जी, अच्छा। तो उज्जाई सांस के बाद फिर उज्जाई के पास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट से हमने इस तरह से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से हमने श्वास को लेना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ध्यान मुद्रा में। धीरे 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 लेफ्ट को बंद, राइट से श्वास को बाहर, पूरा राइट से अंदर,
ये हमारी एक क्रिया हुई जी। इसको हमने हर रोज करना है। कितनी दफा? 1 मिनट में ये हमारा 13 से 14 बार हो जाता है जी। कोशिश करना है कि हमने भी इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तो हमने देने ही देने हैं, हर रोज सुबह भी करना है। मतलब 25 से 30 दफा तो कर ही लें, कर ही लें। उसके बाद अगर बढ़ा सकते हैं, समय है आपके पास, समय है तो अच्छी बात है। तो ये जो आप प्राणायाम बता रहे हैं राजेश जी, ये सुबह शाम दोनों दफा हो सकते हैं या सुबह ही करना चाहिए? कोशिश करनी अगर हमारा जो प्राणायाम हमने सुबह किया, हो सकता है कि हम ये प्राणायाम रिपीट हम शाम को भी करें। और अगर कोई सुबह नहीं कर पाता है तो क्या शाम को कर सकते हैं, मतलब एक दफा जरूर। हाँ जी, जैसे कि आप ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला भी अभ्यास कर सकते हैं, ब्राह्मरी प्राणायाम, वो हम आसानी से करें। भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं जी। ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी में बैठ के इस तरह से आराम से कैसे। तो आप भ्रामरी भी हमें बता दें। हाँ जी, भ्रामरी ऐसा है कि जो हमारी तीसरी जो हमारा नेत्र बिंदु है, तीसरा जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, कोशिश करना है यहाँ पे हमने इस तरह से, और शेष उंगलियां यहाँ पे, और इसको इस तरह से, कान को इस तरह से बंद करके, आकृति हमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए हमारी आकृति। और मन ही मन ओम का उच्चारण कैसे करना है, 18 सेकंड लगने चाहिए कम से कम, इसमें 16 से 18 सेकंड लगने चाहिए। ब्राह्मरी प्राणायाम है। ब्राह्मरी प्राणायाम हमारे को एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जो हमारी डेड सेल है वो रीजनरेट हो जाते हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, तनाव भूलने की क्षमता। ऐसा भी माना जाता है कि प्राणायाम अगर निश्चित रूप से किया जाए तो हमारे शरीर में जो कैंसर के सेल बनने शुरू होते हैं उसमें भी कमी होती है। जो लोग रोज ये करते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो ये तो बात हुई आसन की और प्राणायाम की। हम अब कुछ डाइट की भी बात कर लें, क्योंकि समय कम है तो हम अपने दर्शकों को सब कुछ बताना चाहेंगे कि अगर प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना है तो उसके लिए सुबह उठ के सबसे पहले किस तरह का भोजन करना चाहिए? भोजन से पहले अगर हम गर्म पानी पिए, तो गर्मी का समय थोड़ा कोसा पानी भी चल पड़ेगा। सुबह हम सो उठ के अभ्यास चले कि हम पानी पिए, 1-2 गिलास हम जरूर पानी पिए, ताकि हम पूरे फ्रेश हो जाएं। फ्रेश के बाद अगर रात को हम बादाम भी भिगोए बादाम हम खाएंगे तो वो भी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अच्छा काम होगा। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर चाय पियेंगे तो फिर तो सुस्ती होगी जी, है ना जी, पेट भी खराब रहेगा, टेंशन फ्री रहेगी, हर एक तरह से टेंशन बढ़ेगी उससे। मतलब सुबह उठ के गर्म पानी पिए, अगर मेवा भिगो के रात को रखे हैं तो उसका सेवन करें। उसके बाद अगर चाय पीने का मन कर रहा है तो फिर दिन में चाय पी ली, लंच के टाइम कर ली 12-1 बजे की। और क्या चीज और आप सुबह का प्रॉपर समय हम अपने प्राणायाम में, आसन में और आहार में दें जी। सुबह कोशिश करेंगे हम तो ये करेंगे तो हो सकता है कि हम इसमें लहसुन का प्रयोग करें, प्याज का करें, और कद्दू भी इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, कद्दू की सब्जी ले ली, ये भी हमारे लिए एक अच्छी डाइट है, बैलेंसिंग डाइट है। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। और हम घी का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय है, गिलोय का जैसे कि अमृत है, ये तो मरने नहीं देती है गिलोय का प्रयोग हम करें। गिलोय का काढ़ा पिए, गिलोय का जूस पिए, गिलोय की वटी ले, गिलोय के हम दांतुन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कि हमारे को इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। और च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं हम। च्यवनप्राश जो बाजार में मिलता है वो भी ठीक है, सभी ठीक है जी। च्यवनप्राश सभी ठीक है। अगर अपने घर में भी कोई बनाना चाहे तो बहुत ही अच्छा है। घर का अचार हो गया जैसे जी, वो भी ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर अच्छा है वो हर एक तरह से। तो हरे पत्तीदार सब्जी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फलों का सेवन ज्यादा करें। जी, फलों का, जैसे कि मौसमी फल है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो तो लेने ही लेने जी। वो तो पर्यावरण के अनुसार आपके इलाके में आ गए हैं। तो राजेश जी, अक्सर ये भी मैंने लोगों से सुना है कि हम भाई सुबह उठ के सैर कराते हैं, तो हमने घंटा भर सैर कर ली, तो सैर करने के बाद आके फिर योग करने की क्या ज़रूरत है, मतलब आसन करने की क्या ज़रूरत है? तो इस भ्रांति के बारे में भी आप बताएं। सैर करना और योग करना, 1 घंटे की सैर अगर हम ढंग से प्राणायाम करेंगे, आसन करके, जो हमने अभी हमारा टॉपिक रहा, तो आधा घंटा हमारा इसमें लग जाता है। सैर में अगर 1 घंटा लग गया तो अगर हम प्राणायाम और आसन करेंगे तो ये हमारा 25 से 30 मिनट का ये प्रोटोकॉल है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। सैर करनी है, अच्छी बात है, सैर भी ठीक है, लेकिन जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो तुम्हारे प्राणायाम से ठीक होंगे
योग और प्राणायाम योग और प्राणायाम से ठीक होंगे। तो मतलब सैर जो है वो इन एडिशन हो सकती है, लेकिन वो योग की जगह नहीं ले सकती। योग की जगह तो कोई ले नहीं सकता है जी। तो मतलब अगर टहलना है तो टहल के आए और उसके बाद आके योग और प्राणायाम जरूर करें। तो सुबह जैसे आपने कहा कि पानी पिए, तो पानी और जो मेवा की बात आपने कही, अगर कुछ खाने की इच्छा है तो योग से पहले खाना चाहिए या योग के बाद? योग के बाद, आधा घंटा बाद खा लिया। मतलब सुबह सिर्फ पानी पिए? सुबह सिर्फ पानी पिए, उसके बाद योगाभ्यास करें खाली पेट जी, जो अभी हमने किए। उसके बाद हम ले सकते हैं, जैसे कि काढ़ा ले सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग, और उसमें हम केसर भी डाल सकते हैं जी, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा केसर है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे ये कि योग के बेनिफिट तो आपने हमें बता दिए, लेकिन हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को और अपनी महिलाओं को जो थोड़ा सा कभी कभी आलस कर जाती हैं, उनको योग की तरफ किस तरह से आकर्षित करें कि वो नियमित रूप से योग अभ्यास करें, ताकि वो अपने शरीर को भी अच्छा रख सकें, स्वस्थ रख सकें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें? जैसे कि आपको पता है, परिचय में आपने बोला कि मैं पतंजलि से जुड़ा हूँ। पतंजलि का हरिद्वार स्वामी जी का देह है कि हरिद्वार से लेकर हर द्वार तक योग, घर घर तक योग की अलग हमने जगानी है। और इसके तहत हम जैसे कि युवाओं को हमने प्रेरित करना है, बहनों को प्रेरित करना। अगर वो 5 के 5 दिन, 6 के 6 दिन योग नहीं करते तो संडे को थोड़ा सा समय तो निकाल सकते हैं। संडे को वो आधा घंटा, 1 घंटा निकालेंगे तो एक हफ्ता वो पूरा एनर्जी से बिल्कुल ओतप्रोत रहेंगे। तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर आप हफ्ते में रोज ना कर पाए तो कम से कम 2 दिन, संडे के दिन तो जरूर करें, ज्यादा समय दें। जी। और बहुत अच्छी आपने जानकारी हमें दी और हमारे राजेश जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारे आसनों को हमारे दर्शकों को दिखाया। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक जो हैं ज़रूर लाभ उठाएंगे इस जानकारी का। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, और आपसे शायद आगे आगे भी भेंट होगी। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आपको 21 जून की ढेर सारी शुभकामनाएं जी, आने वाले हमारे योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। धन्यवाद। ओम।